तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी के अंदर हमको मालूम चलेगा कि पुराने समय में राजा महाराजा कैसे आम जनता को बेवकूफ बनाया करते थे और अपनी हवस को पूरा किया करते थे। और ये जो मूवी है ना, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है, तो आप अपने रिस्क पर ही देखना। तो मूवी स्टार्ट होती है सन 1832 से। एक गुजराती फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है। उसकी फैमिली काफी खुश होती है। इस लड़के का नाम रखा जाता है करसन दास। करसन, जिसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो हर बात पे सवाल पूछा करता था कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इसका क्या मतलब है, ये हम क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, वगैरह वगैरह। पर तभी उसके जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है जिस घड़ी के बाद वो अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाता है, जब उसकी माँ का देहांत हो जाता है। अब माँ के जाने के बाद करसन के पिताजी बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। उन्होंने पहली फुर्सत में ही दूसरी शादी कर ली और करसन को उसके मामा मुंबई ले आए। मुंबई में उस समय कपास का धंधा बहुत हुआ करता था और अंग्रेजों की हुकूमत थी, पर मुंबई के अंदर जेजे की चलती थी। जी हाँ, जेजे, जो कि यहाँ पर बनी हवेली का महाराज था। अब जेजे का यहाँ पर कितना रोल है यह आपको आगे मालूम चलेगा। मुंबई में ही करसन हमारा पला और पढ़ा और अब हमारा करसन दिखता है कुछ ऐसा। तो करसन जो कि बन चुका है एक राइटर और वो अखबार में अपने आर्टिकल्स लिखता है किसी भी टॉपिक के ऊपर जो भी उसको इंटरेस्टेड लगता है। पर जो उसकी बचपन की आदत थी सवाल करने की, वो आदत अभी भी नहीं जाती। अभी बात तो हमको भी मालूम कि उस समय कितना जात पात धर्म वगैरह को फॉलो किया जाता था। लोग सही गलत का फैसला भी नहीं कर पाते थे, इतने अंधे हो जाते थे। पर करसन हमारा उनमें से नहीं था। उसको अच्छाई और बुराई साफ साफ दिखती थी और वो वैसे ही भाषण दिया करता था और वो वैसे ही आर्टिकल्स लिखा करता था कि विधवाओं को भी जीने का अधिकार है, हम विधवाओं से उनका जीवन क्यों छीन लेते हैं। अगर एक आदमी मर गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। जब आदमी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती। इस तरीके के सवाल वो उठाया करता था और लोग उसको काफी पसंद भी किया करते थे क्योंकि वो खुले विचार का था। अब करसन को यहाँ की एक लड़की से प्यार था और जल्दी इनकी शादी होने वाली थी। इस लड़की को हम लोग कुछ भी बुला सकते हैं, मैं इसको बुलाऊंगा रोशनी। तो आज बम्बई में खुशी का माहौल है क्योंकि आज ये सभी लोग हवेली के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि आज है होली और ये सभी लोग मिलकर जेजे के साथ खेलेंगे होली। पर उससे पहले होती है करसन और रोशनी के बीच की थोड़ी बहुत आंख में चोली। करसन जो कि अभी के अभी लेना चाहता है रोशनी की जिम्मेदारी, पर रोशनी उसको दे ही नहीं रही है उसकी जिम्मेदारी। दरअसल करसन 2-3 साल से वेट कर रहा है कि रोशनी थोड़ा पढ़ लिख जाए, थोड़ी और समझदार हो जाए, तब वो उसे शादी करेगा। और अभी तक करसन ने रोशनी के साथ आंदो चांदो वाला प्रोग्राम भी नहीं किया। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे मालूम चलेगी। अब सभी लोग पहुंच चुके हैं हवेली के अंदर और अब एंट्री होती है जेजे की। अब हमको देखने को मिलती है जेजे की फैन फॉलोइंग। आप लोग देख रहे हो भाई साहब, जेजे के पैरों के नीचे लोग बिछ गए हैं एकदम चटाई की तरह। लोग फूल बरसा रहे हैं, उनको देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि साक्षात भगवान उनके सामने आ गए। और यहाँ की जनता की नजर में ऐसा ही होता है। ये लोग जेजे को एज अ भगवान की तरह पूछते हैं। वो जेजे को भगवान का अवतार मानते हैं। यानी कि अगर जेजे ने कुछ कह दिया तो वो बात हो गई पत्थर की लकीर। अब यहाँ पर होली का प्रोग्राम होता है। रोशनी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बढ़िया तरीके से डांस कर रही होती है कि तभी रोशनी पर जेजे की नजर पड़ती है। अब हमको जेजे देखने में काफी ज्यादा शांत स्वभाव का आदमी लगता है और वो ऐसा होता भी है क्योंकि उसकी शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट थी। रिस्पेक्ट तो वही तेल लेने, भाई वो भगवान था यहाँ के लोगों के लिए। और जेजे धीरे से अपनी कुर्सी से उठता है और रोशनी के छाती पर रंग लगाता है। अब यहाँ पर देखने से हमको ऐसा लगता है कि रोशनी यहाँ पर सरसराता हुआ अपना हाथ जेजे के गाल में छाप देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोशनी इस बात से काफी खुश होती है क्योंकि जेजे ने उसको चुना, शादी के लिए नहीं किसी और चीज के लिए, जिसको ये लोग बोलते हैं चरण सेवा। जी हाँ, सुनने में आपको लगा कि चरण की सेवा करनी होगी, ऐसे ही कुछ होगा, पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अब आज रात को रोशनी जेजे को चरण सेवा देने के लिए उसके कमरे की तरफ प्रस्थान करती है और वो जेजे को इस प्रकार से देख रही थी कि साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं। पहले तो वो जेजे के चरण छूती है, पर जेजे सीधा पॉइंट पर आता है। वो उसको ऊपर उठाता है, उसके करीब आता है और इसके बाद वो रोशनी के साथ क्या करने वाला है, इतने समझदार तो आप लोग बचपन से ही हो। अब यहाँ पर जेजे का एक राइट हैंड बोल लो, जिसको हम बुलाएंगे राइट हैंड। तो राइट हैंड यहाँ पर लोगों से पैसे लेकर प्रोग्राम दिखाता है कि जेजे रोशनी के साथ क्या कर रहे हैं। दरअसल यहाँ के लोग इस चीज को देखना एज अ बहुत ज्यादा अच्छी बात मानते थे
कि वो साक्षात चीजें को देख रहे हैं कि वो किसी महिला के साथ संबंध बना रहे हैं और ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। क्या पुराने समय की चीज है, पता नहीं क्या क्या होता था। कि तभी यहाँ पर आता है करसन। अब उसको भी दिलचस्पी थी कि यार देखे तो कि मेरी जो मंगेटर है वो जेजे को कैसे चरण सेवा दे रही है। और जब इस राइट हैंड को मालूम चलता है कि ये बंदा उस लड़की का मंगेटर है तो ये राइट हैंड बड़ा खुश होकर कहता है कि यार तू तो फ्री में जाके देख। अब हमारा करसन बेचारा जो कि उम्मीद से गया था कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कि तभी करसन की उम्मीद टूट जाती है सारी, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने देखता है अपनी मंगेटर को करते हुए जेजे के ऊपर सवारी। और वो एकदम गुस्से में बौखलाते हुए जेजे के रूम में जाता है और कहता है कि तू ये करता है महिलाओं के साथ, ये कौन सी चरण सेवा है बे? चरण बोलकर तू लड़कियों से क्या छुड़वा रहा है? सेवा के नाम पर महिलाओं को निर्वस्त्र अवस्था में अपने ऊपर बैठा रहा है। ये तू कौन सा रायता फैला रहा है? ये तू कौन सा व्यापार चला रहा है? पर जेजे यहाँ पर एकदम शांत था, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, बल्कि वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसने इस लड़की के ऊपर एहसान कर दिया हो। अब यहाँ पर करसन काफी गुस्से में कहता है रोशनी से, रोशनी चलो यहाँ से। तो रोशनी पता क्या कहती है, तुम जाओ मैं थोड़ी देर में आऊंगी। और ये सुनकर भाई साहब मुझे भी दिल से बुरा लगा था कि एक लड़की जिससे आप कितना प्यार करते हो और वो लड़की इस परिस्थिति में आपसे कहती है मैं थोड़ी देर में आऊंगी। दरअसल यहाँ के जितने भी लोग थे वो जेजे की सेवा को बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज मानते थे कि काफी लकी लोग होते हैं जिनको जेजे चुनता है सेवा करने के लिए। पर करसन की दुनिया पूरी तरीके से हिल गई थी। उसको ये सब नहीं मालूम था कि ये जेजे लड़कियों के साथ क्या करता है अंदर जाकर। अब अगले दिन रोशनी करसन से मिलने आती है और रोशनी काफी आराम से उससे बात करती है जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो। रोशनी कहती है तू मुझसे मिलने नहीं आया, तुझको क्या हो गया? तो करसन कहता है तू क्या गजनी की आमिर खान है? तुझको नहीं मालूम तूने कल क्या किया था? तो रोशनी कहती है वो तो एक सौभाग्य वाली बात है, मैं कितनी लकी हूँ कि जेजे ने मुझको चुना इतनी सारी लड़कियों में से। तो करसन यहाँ पर कहता है कि तू क्या बेवकूफ है? वो तुम लोगों का फायदा उठा रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ संबंध बना रहा है और उसको नाम दे रहा है चरण सेवा का या भक्ति का। वो एक इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है। और मुझको एक बात समझ में नहीं आई कि तूने आज तक मुझको टच भी नहीं करने दिया सही से, और उसके सामने तो पूरी निर्वस्त अवस्था में अलग ही रास रचा रही थी। आखिर इतनी हिम्मत तेरे अंदर कहाँ से आ रही थी? और मैं नहीं चाहता कि अब तू मेरे से कभी भी मिले। हमारी रोशनी दुखी होकर फिर से जाती है जेजे के पास, जहाँ पर जेजे कहता है कि दुखी मत हो यार, मैं तुमको एक बहुत ही बड़ा ओहदा दूंगा, आज से तुम मेरी लाडली बनकर रहोगी। अब लाडली एक ऐसी पोजीशन थी कि मान लो आप एक कांस्टेबल हो और अब आप डायरेक्ट एसआई बन चुके हो इस तरीके से। तो रोशनी इस बात से काफी खुश होती है कि वो जेजे की लाडली बन चुकी है और वो ऐसी हवेली में खुशी खुशी घूम रही होती है कि तभी उसको एक कमरे से आवाज आती है और वो आवाज थी उसकी छोटी बहन की। जेजे उसको भी वही सेम मक्खन लगा रहे थे जो कि उन्होंने रोशनी को लगाया था कि तुम मेरी लाडली हो आज से, वगैरह वगैरह। तभी यहाँ पर आ जाती है रोशनी और अब वो समझ चुकी है कि ये जेजे सबको बनाता है सी, वो भी बड़ा वाला, ना मैं लाडली ना मेरी बहन लाडली। उसको तो बस अपने तन की प्यास बुझानी है। और वो यहाँ पर गुस्से में अपनी बहन को यहाँ से ले जाती है और उसकी बहन कहती है कि तुझको ना मेरे से जेलसी हो रही है कि जेजे ने मुझको चुना, पहले तो तू बहुत खुश थी, अब तुझको क्या हो गया? तो रोशनी यहाँ पर अपनी बहन को समझाती है कि पहले मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी जो कि मैं करसन की बात को नहीं समझ पाई थी, और अब मैं करसन की बात को समझ चुकी हूँ। पर अब मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं करसन का सामना कर सकूं, क्योंकि जो पाप मैंने कर दिया है वो बिल्कुल भी माफी लायक नहीं था। जिस शरीर पर करसन का अधिकार था वो शरीर तो मैंने जेजे को दे दिया। अब होता है नया सवेरा और हमको दिखाया जाता है जेजे का चेहरा, और जेजे यहाँ पर एक महिला के साथ होते हैं। तो ये औरत होती है जेजे की ऑफिशियली बीवी, बाकी सब महिलाएं अलग बात है, पहली और मेन बीवी यही है। और इस महिला को हम बुलाएंगे कौशल्या। तो आज ही की रात जेजे के पास एक आदमी आता है जो कि अपनी बहन को भी साथ में लाया था। यह आदमी जेजे से कहता है कि मेरी बहन प्रेग्नेंट हो चुकी है। दरअसल कुछ दिनों पहले जेजे ने इस औरत का भी भोग लगाया था। जेजे यहाँ पर इस आदमी से कहता है कि तुम शांति बनाकर रखो, और इतने में ही वो इस औरत को एक लड्डू खिला देता है। दरअसल ये लड्डू होता है धतूरे का लड्डू। ऐसा माना जाता है कि ये लड्डू खाने से गर्भवती महिलाओं का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाता। और इसके बाद जेजे इन दोनों को ही हवेली से थक्की मार के बाहर करवा देता है कि तभी यहाँ पर करसन आता है और इन दोनों को ही देखकर वो इनकी तरफ बढ़ता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ। और यह आदमी करसन को समझाता है कि जेजे ने उसकी बहन के साथ क्या किया। अब करसन यहाँ पर इस औरत के लिए हेल्प लेने जाता है, पर वो जैसे ही वापस आता है ये दोनों ही लोग हवेली के अंदर जा चुके थे। अब करसन काफी परेशान हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, इस बंदे पर लोग क्यों भरोसा करते हैं। अब करसन सोचता है कि वो अकेले ही जेजे के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा,
कि तभी उसको क्या मालूम चलता है कि अगले ही दिन रोशनी ने आत्महत्या कर ली और उसने करसन के लिए एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें उसने लिखा था कि वो समझ चुकी थी कि जेजे ने उसके साथ गलत किया। अब करसन अपनी पूरी गुस्सा को इकट्ठा करके हिम्मत करके हवेली के अंदर घुस जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारी सारी करतूतें अखबार में लिखूंगा जिससे तुम्हारी करतूतें सबको मालूम चले। और अब इन सभी को सबक सिखाने के लिए जेजे हवेली का दरवाजा बंद कर देता है और सारा दोष डालता है करसन के ऊपर। पर करसन यहाँ पर नहले पर तहला देता है। वो यहाँ पर सभी गाँव वालों को समझाता है कि वो जेजे एक इंसान है, ना कि भगवान। भगवान को हम किसी भी रूप में पूज सकते हैं, जरूरी है कि हम हवेली के अंदर ही जाएंगे तभी उनकी पूजा कर पाएंगे। और अब जनता भी करसन के साइड हो जाती है और ये सब देखकर जेजे की चल के ज्वालामुखी हो जाती है। और अब जेजे के आर्टिकल्स धड़ल्ले से गांव में फैल रहे थे, पर अभी भी काफी लोग जेजे के समर्थन में थे। और अब जेजे भी यहाँ पर एक दाव चलता है। वो यहाँ पर करसन के ऊपर मानहानि का केस कर देता है, वो भी पूरे 50,000 रुपए का। उस समय के 50,000 यानी कि आप हो अरबपति। अब करसन को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर वो जेजे के खिलाफ सबूत कहाँ से लाएगा, वो उसको गलत कैसे साबित करेगा, क्योंकि अब केस उसके ऊपर ही उल्टा पड़ चुका है। और अब कोर्ट में इन दोनों को प्रस्तुत किया जाता है। शुरू में तो हमको ऐसा ही लगता है कि जेजे यहाँ पर जीत रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ जितने भी सबूत थे वो मुंह बोले सबूत थे, यानी कि कोई सामने नहीं आना चाह रहा था। और यहाँ पर जेजे का वकील कहता है कि ऐसे हवा में इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होता, पहले आपको सबूत लाना पड़ेगा। और अब करसन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका था कि वो इस केस को कैसे जीतेगा। तभी यहाँ पर वो कुछ मोटिवेट करने वाली लाइन बोलता है और इन गांव वालों के अंदर के जमीर को जगाने की कोशिश करता है। और लकीली उन औरतों का जमीर जाग जाता है। अब जिसके भी साथ जेजे ने संबंध बनाए थे वो सारी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं और मजबूरन यहाँ से जेजे को जाना पड़ता है। और करसन के ऊपर लगा माल हानि का केस भी वापस ले लिया जाता है। पर अब जेजे की इज्जत पहले जैसी नहीं रही थी। लोग अब जेजे से नफरत करने लगे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि काफी सारे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। सभी लोग नहीं, कुछ लोग। अब ऐसा हमने देखा है कि हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर ऐसी मूवीज बनती है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, ये सब चीजें होती हैं, काफी बड़े लेवल पर होती है। पर मैं यही कहूंगा कि हर कोई दूध का धुला नहीं होता, ये चीज हर एक धर्म में होती है। और इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया कि धर्म गलत है। इस मूवी के अंदर ये दिखाया गया कि इंसान गलत है। इंसान अपने धर्म की किताब के हिसाब से नहीं चलता, पीढ़ियां बदलती है, वो अपने नियम लगाने लगता है। तो बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना। टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मैं वो चीज दे सकता हूँ जो कि यहाँ नहीं दे सकता। गलत मत समझना।